बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस वीके। हाजिर एक नई एपिसोड के साथ। आज की वीडियो जो है वो टीएफएक्स सीरीज की दूसरी वीडियो आने वाली है। इसके अंदर बात करेंगे कि 2015 के बाद टीएफएक्स प्रोग्राम जो है वो किस तरह कॉन्सेप्चुअल फेज से एक प्रैक्टिकल फेज के अंदर इंटर हुआ था और इसके अंदर किस किस किस्म के चैलेंजेस तुर्किश गवर्नमेंट को आए थे और कितने प्रोटोटाइप्स आए थे और किस तरीके से फाइनलाइजेशन हुई थी। इन तमाम बातों को वीडियो में आगे चल के डिस्कस करूंगा, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि 2015 के अवाइल के अंदर किस तरीके से तुर्किश नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट यानी टीएफएक्स का डिजाइन एक कॉन्सेप्चुअल फेज से निकल के प्रैक्टिकल फेज के अंदर दाखिल हो रहा था। सबसे पहले देखें डिजाइन की जो फिलॉसफी है वो किस तरीके से आगे बढ़ी थी। तुर्किश प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस, जो कि तुर्की का एक स्टेट ओन्ड इदारा है, उसने और तुर्की की आर्म फोर्सेस ने जो है वो डिमांड कर दी तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज से कि हमने जो 2013 के अंदर आपको $20 मिलियन एलोकेट किए थे, उसके इवज आपने किस हद तक एक डिजाइन और कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर काम कर लिया है, या आप कह सकते हैं कि जो आपका रिसर्च वर्क है वो कितना है और किस हद तक पहुंच चुका है। आपने जो डिजाइन फाइनलाइज किया, काइंडली वो जो है उसकी प्रपोजल हमारे सामने रखें ताकि फाइनली हम देख सके कि हमारा टीएफएक्स प्रोग्राम कितना आगे बढ़ रहा है और डिजाइन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो किस तरीके के हैं। तो 2015 में इसी डिमांड के अकॉर्डिंग तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने 3 डिजाइन जो है वो तुर्किश प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस और तुर्किश आर्म फोर्सेस के सामने रखे, जिसके अंदर एक FX1, FX5 और FX6 शामिल था। सबसे पहले बात कर लेते हैं FX1 की। ये वो प्रैक्टिकल डिजाइन है जो कि बेसिकली सेलेक्ट भी हुआ था और ज्यादा पोर्टेंट और ज्यादा बेहतरीन माना गया था इस प्रोजेक्ट के लिए। रीजन क्या है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं तो ये जो FX1 था ये एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट था। लॉकहीड मार्टिन के F-22 रैप्टर से इसकी कॉन्फ़िगरेशन काफी मिलती जुलती थी, इसी वजह से इसको सिलेक्ट भी किया गया था। सेकंड नंबर के ऊपर जो है FX5 था, सिंगल इंजन जहाज था। जनरल डायनामिक्स की कॉन्फ़िगरेशन जो है उससे काफी मिलती जुलती थी। इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं, जनरल डायनामिक्स इस वक्त लॉकहीड मार्टिन के अंडर आती है और जनरल डायनामिक्स के भी F-16 की कॉन्फ़िगरेशन से बहुत ज्यादा मिलती जुलती कॉन्फ़िगरेशन थी इसकी, इस वजह से इसको स्क्रैप भी किया गया। थर्ड नंबर के ऊपर जो डिजाइन था वो FX6 था। FX6 प्रोटोटाइप जो है वो बेसिकली एक डेल्टा विंग डिजाइन था जिसके साथ कैनॉट्स भी लगे हुए थे और यही सबसे बड़ी रीजन थी इसको स्क्रैप करने की। अब देखें, जैसे कि आपको पता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो सैप ग्रिपन भी कुछ अरसे तक इनकॉर्पोरेटेड रही है, तो उसकी जो डिजाइन फिलोसफीज थी वो इस थर्ड FX6 प्रोटोटाइप के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। एक डेल्टा विंग डिजाइन था और कैनॉट्स के साथ था और यही इसकी सबसे बड़ी रीजन भी थी जो इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया था इस डिजाइन से, क्योंकि तुर्किश गवर्नमेंट ये समझती थी और तुर्किश आर्म फोर्सेज ये समझती थी कि देखें ये एक 5th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है और डेफिनेटली ये श्योर बात भी है कि अगर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर जितने मूवेबल पार्ट्स बॉडी के ऊपर लगे होंगे उससे उसका स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से जो है तुर्किश प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस और तुर्की की आर्म फोर्सेज ने जो है वो इस FX6 प्रोटोटाइप को स्क्रैप कर दिया। उस वक्त के तुर्किश प्रेसिडेंट ने जो है वो 8 जनवरी 2015 को जो है वो एक अनाउंसमेंट की और उसमें उन्होंने बताया कि TFX जो है वो एक ट्विन इंजन फाइटर जेट होगा, जिससे ये चीज सामने आ गई कि जो FX1 प्रोटोटाइप था जो कि लॉकहीड मार्टिन के F-22 रैप्टर से इंस्पायर था वो बेसिकली फाइनलाइज हो चुका है और उसी के ऊपर फर्दर जाके काम भी किया जाएगा और वही कॉन्फ़िगरेशन जो है बाद में आपको TFX के अंदर दिखेगी भी, यानी TFX प्रोटोटाइप का जो आउटपुट होगा F-22 रैप्टर से काफी ज्यादा मिलता जुलता होगा। अब मैंने स्टार्ट में बताया था कि FX1 को चूज करने की रीजन क्या थी। देखें, FX1 जो है सबसे पहले तो एक ट्विन इंजन फाइटर जेट है। ट्विन इंजन फाइटर जेट से आपके पास प्लस पॉइंट क्या होते हैं, आपके पास 2 इंजन लगे होते हैं, रेंज ज्यादा, 2 इंजन लगे होते हैं तो आपके पास पावर ज्यादा है, आप अच्छे एवियोनिक्स उसके अंदर डाल सकते हैं, आप अच्छे तरीके से ओवरऑल अपने फाइटर जेट को कंट्रोल कर सकते हैं डुअल इंजन के साथ, क्योंकि आपके पास थ्रस्ट या पावर की कमी नहीं होती, तो आप अच्छे से अच्छे एवियोनिक्स, पावरफुल से पावरफुल एवियोनिक्स जो है 5th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर डाल सकते हैं। इसके अलावा जो है एक और रीजन जो समझी जाती है वो ये है कि F-22 रैप्टर से ये डिजाइन जो है बहुत ज्यादा मुवासलत रखता है, तो इस वजह से इसको फाइनलाइज किया गया, क्योंकि ये डिजाइन प्रूवन है, बड़ा सिक्योर है और बहुत ज्यादा बेहतर दिखता है। क्योंकि आप देखेंगे इस वक्त जितने भी करंट इन सर्विस फाइटर जेट हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो गोल्ड स्टैंडर्ड समझा जाता है स्टेल्थ का वो F-22 रैप्टर ही है, तो उससे थोड़ी मुवासलत रखने के बिना के ऊपर जो है हो सकता है फाइनलाइज किया गया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस बिना के ऊपर फाइनलाइज किया गया होगा। इसकी यही वजह है कि आपके जो डुअल इंजन फाइटर जेट होता है, जिस तरह मैं पहले आप इलेबोरेट कर चुका हूं कि इसके पास पावर की कोई कमी नहीं होती, तो इसके अंदर ज्यादा बेहतर तरीके से आप एवियोनिक्स डाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इक्विपमेंट्स डाल सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का डेडिकेटेड सूट होता है फाइटर जेट के अंदर वो डाल सकते हैं और बेहतर तरीके से आप अपने एवियोनिक्स और दूसरे सेंसर्स को इस डुअल इंजन फाइटर जेट से रन करवा सकते हैं, क्योंकि इसके पास कोई पावर की कमी नहीं होती। फिर उसके बाद आती है बारी बिड की। देखें, तुर्की ने जब अपना डिजाइन फाइनलाइज कर लिया, तुर्की के जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हमने डुअल इंजन फाइटर जेट जो है उसको फाइनलाइज कर लिया है। अब तुर्की को समझ आ गया था कि जो हमारी कंपनी ने रिसर्च वर्क करनी थी डिजाइन के ऊपर वो तो हमने
कर ली। जो हमारा एयर फ्रेम है वो जो अब हमारे पास क्लियर है, हमने किस तरीके का फाइटर जेट बनाना है वो अब सारी दुनिया के सामने वाजे हो गया था, क्योंकि अब TFX फाइनलाइजेशन के मोमेंट्स के अंदर आ रहा था। आप कह सकते हैं कि एक कॉन्सेप्चुअल डिजाइन से अब प्रैक्टिकल डिजाइन के अंदर उतर रहा था। तुर्की की गवर्नमेंट को यह समझ आ गई थी कि भाई अब जितनी भी हमारी कंपनी है सिर्फ उनसे काम नहीं चलेगा, तुर्किश फाइटर अगर हमने बनाना है तो दुनिया की और जो कंपनीज हैं उनको मौका देना पड़ेगा कि वो हमारी कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करें और अच्छे से अच्छे एवियोनिक्स बनाएं, अच्छे से अच्छे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इक्विपमेंट्स बनाएं। ओवरऑल बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं जो कि तुर्की के लिए भी उसका हसूल बाकी है, अभी वो उसके पास मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ पर तुर्की ने बड़ा सेफ प्ले किया है, डायरेक्ट किसी कंपनी को TFX के अंदर शामिल नहीं किया। कंपनीज को ऑर्डर दिया है कि आप जाएं इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं उनके साथ कोलैबोरेशन में जाएं, उनसे सीखें, फिर आए उसको तुर्की में बनाएं, उनको इंप्रूव करें और उसके बाद TFX के अंदर वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की जाएंगी जो कि तुर्की बनाएगा। TFX के अंदर किसी दूसरे फॉरेन कस्टमर्स को अंदर नहीं आने दिया उन्होंने, क्योंकि उनको एक बार एक्सपीरियंस हो गया था सैब के हवाले से। उस हिसाब से उन्होंने जो है वो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि अब अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश की है और किसी भी फॉरेन कस्टमर को अंदर आने नहीं दिया। मैंने अपनी पिछली वीडियो के एंड में बताया था कि कौन कौन से इंटरेस्टेड कस्टमर थे जो कि सैब के निकलने के बाद जो है TFX के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। फिर उसके बाद जो है तुर्की ने इसी के साथ अगस्त 2015 के अंदर 1.8 बिलियन डॉलर्स का बजट तुर्क कंपनियों को देना शुरू कर दिया कि आप इसकी मदद से अपनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को खुद भी डेवलप करने की कोशिश करें, और अगर आप खुद लगता है कि आपने इंटरनेशनली काम करना है यानी दूसरी कंपनीज के साथ मिलकर कुछ टेक्नोलॉजीज हमने सीखनी है तो आप उसको ऊपर भी काम कर सकते हैं। TFX के अंदर किसी भी फॉरेन कस्टमर को आने की इजाजत नहीं होगी। फिर इस तरीके से एसएलसान भी गई, उन्होंने जो है अपने तरीके से अपनी चीजों को डेवलप किया। फिर उसके अंदर रॉकेटसान जो है उन्होंने खुद से काम करना शुरू कर दिया। तो सास इंजन इंडस्ट्रीज ने आगे फिर इंजन के अंदर जो है वो रोल्स रॉयस के साथ कोलैबोरेशन किया, उसका एक अलग पार्टीशन है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि किस तरीके से कोलैबोरेशन किया गया। इसी के साथ जो है तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज जो है उन्होंने डिजाइन फिलोसफीज को अपने तौर पर मैच्योर करना शुरू कर लिया, क्योंकि जो इस फाइटर जेट के अंदर ज्यादातर यूज था वो कंपोजिट मटेरियल के लिए होना था। इसके अलावा जो इसकी स्टेल्थ कोटिंग है उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया। गर्ज ये कि हर एक किस्म की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जिसके अंदर एवियोनिक्स शामिल थे, जिसके अंदर सेंसर शामिल थे, जिसके अंदर इंजन शामिल है, जिसके अंदर लैंडिंग गियर शामिल है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सूट शामिल है, इन सब के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनकी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कामी कंपनीज और इंटरनेशनल कंपनीज के दरमियान 2015 के अगस्त के अंदर ये काम जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि तुर्की जो है वो इस फाइटर जेट के लिए बड़ा ही ज्यादा एम्बिशियस था और वो ये चाहता था कि कोई भी जो इसका काम है ना वो स्टॉप ना हो, और इसी वजह से काफी बड़ा अमाउंट यानी 1.8 बिलियन डॉलर्स के आसपास की जो रकम है ना वो एलोकेट कर दी है ताकि फंड्स की किसी किस्म की कमी ना हो, लेकिन हमारा फाइटर जेट का जो प्रोग्राम है वो स्टॉप ना हो, वो स्लो ना हो। और इसकी रीजन क्या थी वो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, स्टार्ट में बताई थी कि तुर्की के जो पॉलिटिकल टेंशंस थी वो अमेरिका के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही थी, जिसकी वजह से तुर्की चाहता था कि हमारे पास एक 5th जनरेशन वाला फर्दर अपना एयरक्राफ्ट भी हो, हमारी इंडस्ट्री भी डेवलप हो, ताकि हम आगे 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ भी जा सकें। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।